गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्रामर के एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की बात करने वाले हैं जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस का है। कंडीशनल सेंटेंस जो कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चन भेजता है। कंडीशनल सेंटेंस जहां लोग ना चाहते हुए भी बोलने में गलती करते हैं। आज इसी टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग स्टेप टू स्टेप समझेंगे और इन सारे गलतियों को समझ के उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। कंडीशनल का मतलब होता है जो वाक्य शर्त पे आधारित है। इसको हम लोग क्लाउज में भी पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज बोल के। तो जब हम लोग क्लाउज का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय इस टॉपिक को जानेंगे। आज हम लोग आसान से तरीके से कंडीशनल्स को समझने वाले हैं। तो आज का जो कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है वो फ्यूचर कंडीशन से रिलेटेड है, फ्यूचर वाले कंडीशन से रिलेटेड है। अब जहां तक फ्यूचर कंडीशन की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, फ्यूचर कंडीशन का जो अंत होता है वो गागेगी से होता है। फ्यूचर कंडीशन का जो अंत होगा वो किससे होगा? गागेगी से होगा। और निश्चित तौर पे कंडीशनल सेंटेंस है तो यहाँ दो दो वाक्य आने वाला है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, अगर तुम आओगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। चलिए, तो सेंटेंस क्या है? अगर तुम आओगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यहां आप देख सकते हो, यहां पर दो दो कंडीशन है, दो दो फ्यूचर का टॉपिक है। अगर तुम आओगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इसको हम लोग पहले सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। यहां पर जो सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये निश्चित तौर पे डिपेंडेंट पार्ट है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। ये निर्भर करने वाला वाक्य है, ये डिपेंडेंट पार्ट है। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। किस पे? अगर तुम आओगे। अगर तुम आओगे ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज करके क्लाउज में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहां पर ये डिपेंडेंट पार्ट और ये इंडिपेंडेंट पार्ट, इसको आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी लिख सकते हो या इंडिपेंडेंट पार्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सेंटेंस क्या है? अगर तुम आओगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंस है। अब देखो दोनों जगह पे गागेगी है, दोनों जगह पे गागेगी है। बच्चे यहां करते क्या है? गागेगी देखकर लगा देते हैं शैल विल। शैल और विल, हर मॉडल अपने बगल में V1 लेता है। उसके बाद आगे सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट। इसी प्रोसेस को हम लोग डिपेंडेंट पार्ट में भी लगाते हैं। गागेगी देखकर हम लोग लगा देते हैं शैल और विल, और शैल विल जो है मॉडल अपने बगल में क्या लेता है? V1, आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाते हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन में डबल फ्यूचर का आना सही नहीं होता है। ये कंपटीशन में या स्पोकन में कहीं भी एरर होता है। तो यहां करना क्या है? यहां आपको एक अंग्रेजी के कंसेप्ट को फॉलो करना है। इंडिपेंडेंट पार्ट और डिपेंडेंट पार्ट के रूल को बदलना है, यानी आप दोनों जगह सेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपने सिंपल प्रेजेंट में एक टॉपिक पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट का एक टॉपिक था यूनिवर्सल ट्रुथ। अभी हम लोग यहां भी उस टॉपिक को समझने वाले हैं। गागेगी की बात कर लो बच्चे, तो गागेगी इंग्लिश में दो प्रकार का है। एक वो जो सर्टेन है और एक वो जो अनसर्टेन है। तो गागेगी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। गागेगी दो प्रकार के हैं, सर्टेन और अनसर्टेन। अगर मैं बोलूंगा सूर्य पूरब में उगेगा, निश्चित तौर पे यह कल्पना नहीं है, सूर्य पूरब में ही उगता है, यह सर्टेन सेंटेंस है। पृथ्वी घूमेगी, यह भी गागेगी सर्टेन है। चांद चमकेगा, यह भी सर्टेन है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, यह भी सर्टेन है। लेकिन मैं मेला घूमने जाऊंगा, ये अनसर्टेन है। सीता चाय बनाएगी, ये अनसर्टेन हो सकता है नहीं बनाए।
वह कल आएगा, ये भी अनसर्टेन है। लेकिन सप्ताह में 7 दिन होंगे, ये अनसर्टेन ही है, ये सर्टेन है। तो गागेगी दो प्रकार के हैं, सर्टेन और अनसर्टेन। समझना क्या है कि गागेगी जो है फ्यूचर का, वो क्या दिखलाता है? इमेजिनेशन को। क्या दिखलाता है? इमेजिनेशन को। मतलब साफ है कि अगर गागेगी अनसर्टेन है, तभी वहां पर हम लोग फ्यूचर के कंसेप्ट यानी कि शैल विल को इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि फ्यूचर का मतलब क्या होता है? कल्पना होता है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? कल्पना होता है। लेकिन जो गागे के निश्चितता को दिखाए, वो फ्यूचर कैसे होगा भाई साहब? वो फ्यूचर कैसे होगा? सूर्य का पूरब में उगना कंफर्म होता है, चांद का चमकना कंफर्म होता है। आप भले उस वाक्य के अंत में गागेगी लगा दो, बट वो कंफर्म है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए उसको हम लोग ट्रांसलेट किसमें करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। चांद चमकेगा, अगर हम लोग बात करते हैं चांद चमकेगा, भले ही इस वाक्य के अंत में गागेगी है, लेकिन ये गागेगी निश्चित है। और जो गागेगी निश्चित है, वो इमेजिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, वो फ्यूचर में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जो निश्चित है उसको हम लोग प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं। चांद चमकेगा नहीं, चांद चमकता है, यानी गागेगी है, फिर भी हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। चांद चमकेगा, प्रेजेंट का वर्ब आप लोग को पता है V1 और वर्ब 5 होता है, आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। चांद एक है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे, द मून। और नाउन के साथ हम लोग V5 यानी विटामिन S का प्रयोग करते हैं, द मून। शाइन के जगह हम लोग को लगाना होगा साइंस, यानी गागेगी यहां पर सर्टेन था, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया। उसी तरह अगर सेंटेंस हम लोग बात करते हैं, वह आएगी या वह आएगा, तो निश्चित तौर पे ये कल्पना ही है, हो सकता है नहीं आए। तो जो अनसर्टेन गागेगी है उसको हम लोग फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि शैल विल के साथ V1 के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। और जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ही विल कम। मतलब साफ है माय डियर फ्रेंड्स कि गागेगी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जो निश्चित है उसको हम लोग प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं, और जो अनिश्चित है उसको हम लोग फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं। लाइक सीता चाय बनाएगी, ये अनिश्चित है, ये शैल विल से ट्रांसलेट होगा। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलेगा, तो ये अनिश्चित नहीं है, ये निश्चित बात है। और जो निश्चित है उसको कल्पना वाले सेंटेंस से आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, उसको निश्चितता यानी कि सर्टेन कंसेप्ट में ट्रांसलेट करना है। यानी अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि गागेगी कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है गागेगी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जो गागेगी निश्चित है उसको आप फ्यूचर में ट्रांसलेट ना करें, उसको आप प्रेजेंट में ट्रांसलेट करें। लेकिन जो गागेगी अनिश्चित है, जो गागेगी अनसर्टेन है, उसके लिए फ्यूचर का रूल इस्तेमाल होता है। तो फिर से बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि पृथ्वी घूमेगी, तो द अर्थ विल मूव के जगह या द अर्थ विल रोटेट्स के जगह द अर्थ रोटेट्स या द अर्थ मूव्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं घूमूंगा, तो मैं घूमूंगा ये सर्टेन जो है सेंटेंस नहीं है, हो सकता है मैं ना घूमूं, कल्पना है। तो यहां पर हम लोग आई शैल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब साफ है कि गागेगी कल्पना है तो शैल विल को ले लेना है, और गागेगी निश्चित है तो फिर आपको V1 और V5 को ले लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुम आओगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मेरा अंग्रेजी पढ़ाना कब कंफर्म होगा? जब तुम्हारा आना निश्चित हो जाए। मतलब मैं अंग्रेजी तभी पढ़ाऊंगा जब आपका आना कंफर्म हो जाए। यहां भी गागेगी है, यहां भी गागेगी है, लेकिन ये गागेगी तब संभव होगा जब इस गागेगी का आना कंफर्म हो जाए, जब इस गागेगी का सर्टेनिटी हो जाए। मतलब ये सर्टेन है, तभी ये काम हो सकता है। मतलब साफ है कि अगर तुम आओगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं कब पढ़ाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स? जब आपका आना कंफर्म हो जाए, जब आपका आना सर्टेन हो जाए। यानी इस गागेगी की तुलना में ये गागेगी सर्टेन है, और अगर गागेगी सर्टेन होता है तो उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट में होता है। यानी इसका रूल V1 V5 और आगे पीछे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि तुम आओगे, मेरा मूड ना हो पढ़ाने का, तो ये अभी भी कल्पना है, इसलिए इसका जो रूल होगा वो सेम हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग देखा। इसका मतलब अब जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर का इंग्लिश हो जाएगा इफ तुम आओगे, देखो यहां गागेगी है, सेल विल मत लगाना क्योंकि इस वाक्य की तुलना में ये कंफर्म है, इस वाक्य की तुलना में ये सर्टेन है, इसलिए आपको प्रेजेंट के रूल को फॉलो करना है। इसलिए आपको बोलना है इफ यू कम, ना कि इफ यू विल कम। इफ यू कम तो का अगर आप चाहो तो देन भी इस्तेमाल कर सकते हो, मन करे तो कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको देन और कॉमा जो अच्छा लगे यूज कर लेना। लिखने में कॉमा ही ज्यादा बेहतर होता है, बोलने में कॉमा अच्छा लगेगा क्या? इफ यू कम कॉमा देन आई शेल मीट अच्छा नहीं लगेगा। तो लिखने में आप लोग कॉमा का इस्तेमाल करें, बोलने में आप लोग देन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इफ यू कम देन आप लोग यूज कर सकते हो। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये अभी भी कल्पना है। क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई शैल टीच, क्या पढ़ाऊंगा? इंग्लिश। क्या स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल नहीं, ये फ्यूचर में है और ये प्रेजेंट में है। ये सेंटेंस सही है। मतलब आज के बाद कभी भी आपको एक जगह पे डबल फ्यूचर दिखे तो मान लो कि जो इंडिपेंडेंट पार्ट है वो डिपेंडेंट पार्ट की तुलना में कंफर्म होता है। जो डिपेंडेंट पार्ट होता है वो इमेजिनेशन होता है और इंडिपेंडेंट पार्ट डिपेंडेंट की तुलना में कंफर्म है, सर्टेन है। इसलिए इंडिपेंडेंट पार्ट का रूल जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट का होगा, जबकि डिपेंडेंट पार्ट का जो रूल होगा वो सब्जेक्ट प्लस सेल्यूल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का होगा। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि अगर बस आएगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब साफ है कि दिल्ली जाना जो है वो डिपेंडेंट पार्ट है और बस का आना जो है वो इंडिपेंडेंट पार्ट है। निश्चित तौर पे मैं दिल्ली कब जाऊंगा? जब बस का आना कंफर्म हो जाए, और जो गागेगी कंफर्म है उसको हम लोग प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा इफ द बस कम्स देन आई शैल गो टू दिल्ली। यानी डिपेंडेंट पार्ट फ्यूचर में और इंडिपेंडेंट पार्ट प्रेजेंट में। रीजन मैंने बता दिया। गागेगी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ये सेंटेंस मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा कब संभव है? जब तुम्हारा आना कंफर्म हो जाए, मतलब ये गागेगी कंफर्म है, ये प्रेजेंट में, ये अभी भी कल्पना है, इसलिए ये फ्यूचर में। उम्मीद है आपको फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।